नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे शादी हो या व्यापार, देवभूमि अपरंपार। उत्तराखंड में आयोजित 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन हो गया है। समापन सत्र के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सरकार का मानना है कि ये समिट राज्य के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। हालांकि विपक्ष ने सरकार के इन दावों को झूठ करार दिया है। वहीं उद्घाटन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरफ जहां 44,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की ग्राउंडिंग का शुभारंभ किया, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से शादियों के लिए विदेश जाने के बजाय उत्तराखंड आने का आह्वान किया है। पीएम मोदी का कहना है कि चारधाम के अलावा उत्तराखंड का नैसर्गिक सौंदर्य हमेशा से देश दुनिया के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है और अब वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी प्रदेश अपनी खास पहचान बनाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का सरकार का संकल्प है। इसी के तहत उत्तराखंड में भी 1 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम धामी की जमकर पीठ भी थपथपाई है और साथ ही सीएम धामी के कामकाज की सराहना भी की है। हालांकि विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना और राज्य को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाए जाने के आह्वान पर सवाल खड़े किए हैं। आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। एक खास रिपोर्ट देखिए, उसके बाद अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के सुनहरे भविष्य की उम्मीदों के साथ शुरू हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन हो गया है। सरकार का दावा है कि अब तक 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन किए जा चुके हैं। सरकार का कहना है कि उम्मीद से ज्यादा राज्य में निवेश के लिए एमओयू साइन किए गए हैं, जिसमें 44,000 करोड़ से ज्यादा की ग्राउंडिंग भी की जा रही है। सरकार का दावा है कि पहाड़ का पानी और जवानी पहाड़ के काम आएगा और अगला दशक उत्तराखंड का दशक होने जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का सरकार का संकल्प है। इसी के तहत उत्तराखंड में भी 1 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम धामी की भी जमकर पीठ थपथपाई है। साथ ही सीएम धामी के कामकाज की सराहना भी की है। वहीं सीएम धामी ने इस सफल कार्यक्रम के लिए सभी का आभार भी व्यक्त किया है। आज जहां हमारे गृह मंत्री जी ने हम सबको बहुत व्यस्तता के बीच में भी और बहुत शॉर्ट नोटिस में उन्होंने समय दिया, मैं उनका एक बार फिर से हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। यहाँ पधारने पर अभिनंदन करता हूं सभी अतिथिगणों का भी। ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि जहां कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस इन्वेस्टर समिट डेस्टिनेशन उत्तराखंड का उद्घाटन किया था, इसका शुभारंभ किया था और आज हमको आदरणीय गृह मंत्री जी का इस समापन समारोह में उपस्थित होकर उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। जहां आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर हमारी जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है वो मजबूत हुई है, वहीं जैसा कि देश के प्रथम सहकारिता मंत्री के नाते सहकारिता के क्षेत्र में भी सहकार से समृद्धि के लक्ष्य की ओर हमारा देश तेजी से आपके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। मैं इस देवभूमि को और देवभूमि में स्थित बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। धामी जी ने ठीक ही कहा कि आज का कार्यक्रम एक डेस्टिनेशन उत्तराखंड का समारोह नहीं है, कई चीजों की शुरुआत है। मैं भी मानता हूं, जब ये डेस्टिनेशन उत्तराखंड की परिकल्पना मैं पहले उत्तराखंड आया तब श्री धामी ने मुझे समझाई, तब मेरे मन में भी एक हल्का सा डाउट था, मगर धामी जी बड़े उत्साह से समझा रहे थे, मैं कुछ बोला नहीं। मैंने बोला क्या लक्ष्य रखा है धामी जी आपने? तो उन्होंने कहा 2 लाख करोड़ का।
परंतु आज 3.5 लाख करोड़ के एमओयू समाप्त हो चुके हैं। वहीं समिट में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से शादियों के लिए विदेश जाने के बजाय उत्तराखंड आने का आह्वान किया। पीएम मोदी का कहना है कि चार धाम के अलावा उत्तराखंड का नैसर्गिक सौंदर्य हमेशा से देश दुनिया के लोगों को आकर्षित करता रहा है। अब वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी प्रदेश खास पहचान बनाएगा। प्रधानमंत्री के इस आह्वान पर राज्य में सियासत गर्मा गई है। विपक्ष के इस पर सवाल खड़े किए हैं, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री के इस आह्वान से विदेश में जाने वाला पैसा देश में रहेगा, जिससे देश का विकास और राज्य का विकास तेजी से होगा। तो आशा बंदी है, समिट पहले भी हो चुके हैं, लेकिन उसका परिणाम कुछ निकल के सामने आया नहीं है। और इस बार प्रधानमंत्री खुद इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, तो इससे हम युवाओं, बेरोजगार युवाओं को और जो पलायन कर चुके हैं उनमें एक आशा की नई किरण जाग चुकी है कि निवेशक कुछ तो यहाँ वो करेंगे कि निवेश करेंगे और युवाओं को उसमें रोजगार मिलेगा। देखिए, अभी तक हमारे पास टोटल पूरे राज्य में 4 लाख करोड़ के एमओयू, जिससे 3 लाख के टारगेट को लेकर हम चले थे, लेकिन 4 लाख करोड़ तक के एमओयू कल इन्वेस्टर समिट के होने से पहले भी हो गए थे और 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग जिस तरह से एश्योर हुई है। निश्चित रूप से इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये इन्वेस्टर समिट में जो हमने एक टारगेट किया है उससे बेहतर इन्वेस्टमेंट इस राज्य में आएगा। मतलब साफ प्रधानमंत्री जी को अंदेशा है कि जिन करारों की बात की जा रही है वो धरातल पर उतरने वाले नहीं है। इससे अच्छा है वेडिंग डेस्टिनेशन ही बना दो उत्तराखंड को। यदि 3.5 लाख करोड़ की बात हो रही है और वो जमीन पर उतरता है तो फिर तो उत्तराखंड को और किसी चीज की दरकार ही नहीं है। 3.5 लाख करोड़ तो अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसका मतलब उत्तराखंड को और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्योंकि भाजपाइयों को भी ये अंदेशा हो गया है कि ये तो केवल एमओयू हैं और ये निवेश नहीं उतरेगा, इसलिए अब वेडिंग डेस्टिनेशन की बात हो रही है। हम दूध के जले हैं भाई साहब, हम छाछ भी फूक फूक कर पिएंगे। कुल मिलाकर देहरादून में हुई 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट संपन्न हो गई है। धामी सरकार ने पूरी ताकत के साथ इस समिट को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। सरकार ने इस समिट को राज्य के लिए काफी सफल बताया, तो वहीं विपक्ष लगातार इस समिट पर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष साल 2018 में हुई समिट की याद दिलाते हुए मौजूदा समिट पर सवाल खड़े कर रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री के राज्य को वेडिंग डेस्टिनेशन बताए जाने के आह्वान पर भी तंज कस रहा है। देखना होगा ये एमओयू कब तक धरातल पर उतरेंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले इनसे आपका हम परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में कुंवर जपेंद्र सिंह जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से जुड़ चुके हैं। राजेश रस्तोगी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रदेश महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। पीसी थपलियाल साहब जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं यूकेडी की ओर से। और वीरेंद्र शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अपनी चर्चा की शुरुआत जपेंद्र जी के साथ में करेंगे। जपेंद्र जी, उत्तराखंड का मान जीआईएस ने बढ़ाया है, सरकार की ओर से लगातार ये बातें कही जा रही हैं, लेकिन विपक्षियों को वही एक सवाल खटक रहा है, वही एक बात खटक रही है कि 2017 में समिट का जो हश्र हुआ, कहीं 2023 का समिट भी उसी तरीके से धराशायी न हो जाए। मकसद आपका ठीक है, लेकिन जब तक ये पूरा नहीं हो जाता तब तक सवाल उठेंगे। जपेंद्र जी। जी, आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, देखिए, विपक्ष आशावादी नहीं है, वो विपक्ष आशाहीन है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एक आशावादी राजनीतिक दल है। आज हम सब ने देखा कि पूरे देश दुनिया से इन्वेस्टर यहाँ जुटे, उन्होंने अपनी रुचि दिखाई। हमारा अगर 2.5 लाख करोड़ का टारगेट था तो हमने उस टारगेट को भी अचीव कर दिया। अब एमओयू हुए हैं, एमओयू के बाद धरातल पर काम होना है, तो कम से कम ये विपक्ष है तो उत्तराखंड का विपक्ष ना, तो कम से कम इतना आशावादी बन जाए कि 2-4 महीने ये देख ले कि उसमें से कितने एमओयू धरातल पर उतर रहे हैं, कितना अच्छा होने जा रहा है। अच्छे के प्रयास को अगर आप प्रोत्साहित नहीं कर सकते तो उसमें नकारात्मक व्यू भी तो ना लाए ना।
तो निश्चित तौर से इन्हें थोड़ा वेट एंड वॉच के मोड में रहना चाहिए। तो ये तो एक सार्थक विपक्ष की भूमिका हुई। लेकिन अगर इन्होंने नकारात्मकता के साथ अपनी आलोचनाओं के माध्यम से मात्र और मात्र राजनीति करनी है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सपोज करने का काम करेंगे उत्तराखंड की जनता के सामने। ये एक स्वस्थ विपक्ष के मायने नहीं तलाश पा रहे हैं, तो ऐसे विपक्ष का क्या किया जाए? ठीक है, अगर अभी भी थोड़ी कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन वो कहावत तो सुनी होगी ना कि दूध का जला भी छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। तो अगर ये सवाल उठा रहे हैं तो इनका सवाल उठाना भी लाजमी है, क्योंकि पिछले समिट में जो निवेशक आए थे उनका बकाया अब तक सरकार पर बाकी है, जो अब तक सरकार पूरा नहीं कर पाई। तो ऐसे में इनका सवाल उठाना, विपक्ष आशावादी नहीं है ये बात कहना, मुझे लगता है पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा। जपेंद्र जी, किसी का बकाया तो किसी का बाकी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि उसके बाद जो वहां 1.25 लाख करोड़ का टारगेट था, वो अगर पूरा अचीव नहीं हुआ, उसके बाद कोरोना की वजह से बहुत से उद्योगों ने अपने काम को आगे नहीं बढ़ाया, वो एक अलग विषय हो सकता है, उस पर हम कभी बाद में भी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर पक्ष और विपक्ष के अंदर एक कम से कम एक ये ट्यूनिंग तो रहनी चाहिए कि अगर आज अच्छे के लिए प्रयास हो रहे हैं तो आप उन अच्छे के प्रयासों की सराहना करें और ये उम्मीद करें कि उत्तराखंड के भविष्य के लिए अगर अच्छा हो रहा है तो उसे अच्छा होने दें और उसमें अपनी अच्छी राय दें। ठीक है, हम राजेश रस्तोगी जी के पास पे जाएंगे, प्रदेश महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। राजेश जी, स्वागत आपका भी। राजेश जी, आशावादी नहीं है विपक्ष, ये बड़ी बात जपेंद्र जी ने कही है, और ये भी कहा कि इंतजार क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि 23 के समिट की बात और है, इनका खुद भी मानना है, और ये कोरोना का हवाला दे रहे हैं। इस बार तो कोई समस्या नहीं है, इस बार जमकर घेरिएगा अगर ऐसा नहीं होता है तो। थोड़ा इंतजार करना क्या ठीक नहीं लगता विपक्ष को? नहीं, बिल्कुल जो मर्जी जपिंदर जी कह लें, कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा जो भी एमओयू साइन किए हैं, जो भी समिट आयोजित किए थे एनडी तिवारी जी के टाइम में, आज चल रहे हैं। हाँ। तो हरिद्वार में भी, रामनगर में भी, पंतनगर में भी, सब जगह चल ही रहे हैं, कोई बात नहीं है। सवाल ये नहीं है, सवाल उठाना तो विपक्ष का काम है, इनके कहने से काम थोड़ा ही चलता है। इन्होंने तो कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, इन्होंने कहा था 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में डालेंगे, इन्होंने कहा था डीजल पेट्रोल के दाम घटाएंगे, इन्होंने कहा था महंगाई को नियंत्रित करेंगे। तो ये तो कुछ भी बोल दें, ये तो दिशाहीन बातें बोलते हैं। लेकिन जो शुरुआत हुई है, जो की है, उसका कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया है और कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। सवाल इस बात का है कि धरातल पे उतरना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। मैं जब भी इस संबंध में डिबेट होती है तो मैं एक ही बात कहता हूं, 465 इंडस्ट्री जो बंद हुई पड़ी हैं, उन पे भी विचार होना चाहिए। इसी समिट में जोड़िए उनको, उनके कर्मचारी परेशान है। आज भी कई कर्मचारियों को, सैकड़ों कर्मचारी ऐसे जिनको वेतन नहीं मिल रहा है, फैक्ट्री के बाहर बैठे हैं, उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी चाहती है उत्तराखंड के नौजवान को रोजगार मिले, और ऐसा रोजगार मिले, ऐसा उद्योग लगे उत्तराखंड के का जो नौजवान है वो पलायन ना करे, राज्य की शोभा बढ़ाए, राज्य में रोजगार पाए। ये काम होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा साथ खड़ी है, समर्थन देती है इस मामले पे। प्रॉब्लम जब पैदा होती है जब लंबे चौड़े विज्ञापन। हमारे साथ में संगीता शर्मा जी भी जुड़ चुकी हैं, वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी की ओर से। संगीता जी, विपक्ष को आशावादी नहीं बताया जपेंद्र जी ने, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी कुछ वैसी ही बोली बोल रहा है जैसी कांग्रेस पार्टी की नजर आती है, क्योंकि अब एकता दिखने लगी है। लेकिन इस समिट को प्रदेश हित में रखा गया है। क्यों आखिर विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि ये समिट सिर्फ और सिर्फ चुनाव से पहले है, इस वजह से इसका फायदा उठाने के लिए रखा गया है, जनता को बहलाने फुसलाने के लिए रखा गया? क्योंकि विपक्ष ने इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया था, इसलिए मैं वही बोल रही हूं। ऐसा क्यों लग रहा है विपक्ष को? गरिमा जी, देखिए, विपक्ष को निराशावादी बता देना 2014 से आशावादी ही बने हुए हैं, और जिसका परिणाम देख रहे हैं। हर दिन यही लगता है कि शायद 2 करोड़ नौकरियां जो प्रतिवर्ष मिलने वाली थी वो अब बच्चों को मिल जाएंगी, युवाओं को मिल जाएंगी। उत्तराखंड में भी लगातार जिस तरह से 23 वर्षों से इंतजार और इंतजार ही है, और यहाँ की आप सुविधाओं को देखते हैं। कई बार हम बहुत सी स्वास्थ्य शिक्षा जैसी सुविधाओं पर भी डिबेट करते हैं आपके चैनल पे बैठ के ही, तो कितनी आशावादी बना जाए, पहली बात तो ये। और गरिमा जी, देखिए, पहले भी जब इन्वेस्टर समिट 2018 में हुआ तो 2019 में चुनाव था, उससे ठीक पहले इन्वेस्टर समिट हुआ, वाहवाही हुई, यहाँ के युवाओं ने सोचा कि बिल्कुल रोजगार मिलेगा, एक आशा
एक पार्टी से बनी और डबल इंजन की सरकार थी, सबने बहुत सारा प्यार लुटाया और सत्ता में ये लोग आए, लेकिन क्या वो रोजगार मिला? सवाल तो ये खड़ा होता है। आपने जो बात कही कि दूध का जला तो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, मैं बिल्कुल आपने सही बात कही और मैं इससे सहमत हूँ। 2018 का हमने देखा, इन्हीं की सरकार थी, दूसरी सरकार नहीं थी, बीजेपी की सरकार थी। तो जब एक बार ऐसा हश्र देख लिया, दूसरी बार भी हम आशा कर लेते हैं। आज आपके चैनल से बैठकर बहुत सी शुभकामनाएं, आपने इन्वेस्टर समिट किया, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे 2018 का। अभी भी जब उसे देखो तो ऐसा लगता है कि हम एक रिकैप देख रहे हैं गरिमा जी, कि वही वाहवाही, वही माननीय मोदी जी का आना, वही बड़े बड़े घरानों का आना, उनका सबसे कहना कि यहाँ पर उद्योग लेकर के आओ, जैसे कि एक रिकैप चल रहा है। जो पहले था वही दूसरी पिक्चर नहीं, तो इसमें क्या नया हो सकता है? इसमें नया क्या हो सकता है? आप राय भी दे सकती हैं। गरिमा जी नया ये होता कि पहले इन्वेस्टर समिट से हमारे युवाओं को, उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिला होता, पलायन रुका होता। तो ये तो इसी के लिए हो रहा है। आपने प्रधानमंत्री की बात सुनी संगीता जी, उनका कहना है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ में ही रहे, इसी के चलते यही तो उन्होंने एक वाक्य कहा ना जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। गरिमा जी, ये कहने से हो जाएगा क्या? माननीय प्रधानमंत्री जी जब आते हैं, पहले भी आए थे पिथौरागढ़ में, जब तब भी उन्होंने बोला पहाड़ का पानी पहाड़ की जवानी, लेकिन सिर्फ कहने मात्र से नहीं रुकेगी ना, उसके लिए आपको वैसा रोड मैप पहाड़ में बनाना पड़ेगा। गांव लगातार खाली हो रहे हैं, आप उसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार नहीं कर पा रहे, और आप सिर्फ बातों से कहें कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी यहीं रुक जाए, तो बातों से कुछ नहीं होने वाला गरिमा जी। ठीक है। बातों से कुछ होता तो फिर तो पहले इन्वेस्टर समिट से भी बहुत कुछ रोजगार मिल गया होता, इंडस्ट्रियां यहाँ रुक गई होती, जो गई वो वापस ना गई होती। तो अब देखते हैं कि 2-3 महीने में ये क्या कर पाते हैं, क्योंकि देखिए चुनाव है, उसके लिए सिगूकों से ज्यादा कुछ भी नहीं है गरिमा जी, मैं तो बस यही। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। पीसी थपलाल साहब के पास जाएंगे, उसके बाद जाएंगे वीरेंद्र जी के पास में। थपलाल साहब, ये क्या चल रहा है? सिर्फ बातों के बताशे बना रही है सरकार, या वाकई में प्रदेश हित में समिट किया गया है? क्योंकि विपक्ष तो हमलावर है, आपकी क्या राय है? देखो, सबसे पहले जनता को ये समझना चाहिए कि ये जो इन्वेस्टमेंट समिट है, ये उस तरह के उद्योग नहीं है, मैं बहुत बार बोलता हूं, जो तिवारी जी लाए। ये बिल्कुल तिवारी जी से हटकर, तिवारी जी की नकल त्रिवेंद्र ने करनी चाहिए थी कि तिवारी जी जिस तरह से यहाँ पे उद्योग लाए, उसी तरह से मैं भी प्रयास करूंगा उद्योग आए, लेकिन वो थोड़ा सच्चाई की तरफ ज्यादा था। और उसने, क्योंकि जो एक इंडस्ट्रियल पैकेज होता है वो खत्म हो चुका था, तो जो इंडस्ट्री है उनका मोह भंग हो चुका था उत्तराखंड में आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल नहीं मिलता। अब ये जो तीसरी बार इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है, ये इन्वेस्टमेंट समिट एक बहुत बड़ी साजिश के तहत हो रही है। ये ऑर्डिनरी इन्वेस्टमेंट समिट नहीं है। इसमें किस तरह से, यानी अगर ये बहुत सिंपल होती तो प्रधानमंत्री का यहाँ आना कोई जरूरत थी नहीं। आप ये देखिए कि जो लोग बोले जा रहे थे अभी तक कि पोमा कंपनी, फलाना कंपनी, अपोलो सपोलो, किनको दिखा रहे हैं ये? ताज ग्रुप यहाँ पे खाना बनाने के लिए आ रखा है, लेकिन ताज का सेफ क्या कह रहा है? मैं पहाड़ी पालक ला रहा हूं, मैं पहाड़ी के अनाज ला रहा हूं। देखिए किस तरह से भोले भाले देवतुल्य जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है, उसको मैं बताता हूं आपको, एक एक करके बताता हूं। ये जो आए हैं, ये गिद्ध, इनकी गिद्ध नजर हमारे प्राकृतिक संसाधनों में है। आप देखिए कि बोला कि अडानी जी ने पिटारा खोला। पिटारा किसका खोला? सीमेंट कंपनी का। सीमेंट कंपनी कौन? जो हिमाचल में लगाई थी अंबुजा की फैक्ट्री, और वहां से भागकर, जैसे ही वहां कांग्रेस की सरकार आई, वहां से बोरी बिस्तर बंद करके भागे। और इस अभागे उत्तराखंड में, जहां की बिल्कुल सीमेंट फैक्ट्री मना है, अवैध है, इसमें एनजीटी का सीधा इंस्ट्रक्शन है कि इस हिमालय राज्य में कोई सीमेंट फैक्ट्री नहीं लगेगी। लेकिन आगे हैं प्रधानमंत्री जी, किसकी बात की हिम्मत है जो अडानी को सीमेंट फैक्ट्री नहीं लगाने देगा यहाँ? लेकिन लोग नहीं जानते इस बात। आती हूँ, तो वो कह रहा मैं 6000 लोगों को यहाँ पे काम दूंगा। अब दूसरा आता है जिंदल। देखिए आप, कहाँ है वाटर रिसोर्सेज, मैं पानी की स्टोरेज नहीं, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ के रिसोर्सेज के साथ छेड़छाड़ होगी, विपक्ष कह रहा है कि लगा ही नहीं रहे हैं। जिसमें बैन है, हमारे पहाड़ में बैन है पानी पे, यहाँ का पहाड़ी अपनी पानी को छू भी नहीं सकता।
बेचारे जो राफ्टिंग कर रहे थे अपनी बोरी। नो डाउट उत्तराखंड को प्राकृतिक रूप से कई अहम चीजों से प्रकृति ने नवाजा है, बहुत कुछ खास है, शायद इसी के चलते। जपिन जी मैं आती हूँ, सबको सुन लीजिए, फिर आप सबका काउंटर एक साथ करिएगा प्लीज। मैं समझ रही हूँ आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन थपलियाल साहब, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देखिए वेडिंग हब बनाइए, इसमें क्या बुराई है? क्योंकि हमारे देश के जो जानी मानी हस्तियां हैं वो विदेशों में जाकर एक ऐसा ही प्राकृतिक माहौल तलाश करती हैं, एक ऐसी ही जगह की तलाश होती है जिसमें लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं, या आप हम सब जानते हैं। तो अगर इन सारी चीजों को अपने ही देश में, अपने ही प्रदेश में विकसित करेंगे तो अपने ही लोगों को रोजगार मिलेगा, अपनी ही चीजों का प्रमोशन होगा, बुराई क्या है? एक वो भी एंगल जोड़ते जाइएगा आप। में अभी गुप्ता के बेटों की शादी हुई थी और उसमें हमने केवल पत्तल फेंके, उनके जूटे हुए पत्तल। एनजीटी ने बहुत बड़ा फाइन किया उन पे। आपको मालूम है कि मैरिज डेस्टिनेशन हम जनरल जनता के लिए एक पाई तक नहीं गेन कराता। अमीरों को जो बड़े होटल में ठहरे हुए थे औली में, और औली में उनको फायदा हुआ जिसका वो होटल था। बाकी हम लोग तो उनके पत्थरों को फेंकते रहे औली की, क्योंकि औली में हम इन्वॉल्व हैं। क्या किया जा सकता है, मैं ये भी जानना चाहती हूँ, क्या किया जा सकता है? क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री जी को खुद नहीं पता लगता। अब मैं तीसरी चीज बता रहा हूँ कि रचना का मालिक गुजरात का, वो मालूम कहां नजर है उसकी? फूलों की घाटी। बाप रे बाप, मैं दंग रह गया। फूलों की घाटी के गुलाब चाहिए उसको, वो गुलाब जल बनाना चाहता है। मैडम अगर पैनी नजर रखी है इस पे, मैं पूरे जनता को बताऊंगा कि कैसे गिद्ध तुम्हारे प्राकृतिक संसाधनों पे, जिनको हमको तो तुम करने देते, हमारे लिए अवैध, हम वैध छू भी नहीं सकते। और वो फूलों की घाटी से गुलाब चाहिए उसको। अब बाबा रामदेव 30 साल से यहाँ काम कर रहा है। अब बाबा रामदेव को याद आएगी, थोड़ा सा आप नोट करिए पॉइंट्स, समझिए। 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करूंगा। उसकी नजर है पहाड़ की जड़ी बूटियों पे। एक एक गिनाऊंगा मैं कि किसकी नजर कहां है। ये लोग जो हमें बैन है, मैं एक जंगल से भी कहीं से एक जड़ी लेके आ जाऊंगा, मेरे को हथकड़ी लग जाती है मैडम, हथकड़ी। मैं अपने खेत से अगर एक पेड़ का पत्ता भी ले आऊं देहरादून तो मैं जेल में हूंगा। लेकिन अब आ गए हैं इंटरनेशनल लुटेरे इस राज्य को लूटने के लिए, इसके प्राकृतिक संसाधनों को लूटने के लिए। लेकिन मैंने कल कोटद्वार जाके जनता को आगाह किया, सैनिकों को, कि तुमने इस देश की रक्षा की है, अब इस पहाड़ की रक्षा करिए। ये नहीं तो नोच देंगे इस पहाड़ को। ये वो नहीं है जो तिवारी जी इंडस्ट्री यहाँ लाए। ठीक है, ये वो है जो बड़ा भारी धोखा करके हमारे, ठीक है, यानी शिकायत आपको भी है। ठीक है थपलियाल साहब, और मेहमान हैं, उनकी एक भी प्रतिक्रिया नहीं है, उनको जोड़ते हैं, उसके बाद एक बार फिर आएंगे आपके पास, लौटेंगे। जपिन जी बस थोड़ा सा इंतजार, राजनीतिक विश्लेषक है, एक भी प्रतिक्रिया नहीं ली, उसके बाद आपके पास ही सीधा आती हूँ। वीरेंद्र शर्मा जी बहुत स्वागत आपका। मैं आपके पास आखिर में आई कि सभी दलों की बात आप भी सुन लें कि उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी, ताकि उस पर आप अपनी बात रख सकें। आप किस लिहाज से देख रहे हैं, क्या ये एक राजनीतिक इवेंट हो सकता है? क्योंकि प्रदेश में रोजगार और पलायन जैसी समस्याएं हैं जो सालों से, जब से प्रदेश का गठन हुआ है तब से लोगों को परेशान कर रही है, और अगर इन समस्याओं का निवारण आ जाता है तो क्या दिक्कत है। लेकिन बड़ी बात यह कि क्या इस समिट से कुछ निवारण होगा भी, कोई फर्क पड़ेगा प्रदेश को? देखिए गरिमा जी, इस इन्वेस्टर समिट का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, परंतु जैसा कि आप अभी अलग अलग वक्ताओं से सुन रहे थे कि इस समिट का असली मकसद क्या है। समिट तो इन्होंने 2018 में भी कराया था, त्रिवेंद्र जी की सरकार में 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने की उस वक्त भी बात की थी। पर मुझे जपेंद्र जी, मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता, ये बता दे कि एक फैक्ट्री जो उन्होंने उस वक्त उस एमओयूज के थ्रू खोली थी, आज 5 साल हो गई है, क्या कहाँ है वो फैक्ट्री? जरा हम भी देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, उस फैक्ट्री ने क्या बनाया है, क्या प्रोडक्ट बेचा है इस उत्तराखंड के लिए, हमको वो बात बता दीजिए। बाकी देखिए, जैसा अभी हमारे वरिष्ठ बंधुजन बता रहे थे कि इनकी नजर हमारे प्राकृतिक संसाधनों पे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने बिल्कुल सही बात बोली और एक बहुत ग्राउंड जीरो से बात बोली। देखिए ये एक सच्चाई है कि जो ये बड़े बड़े बिजनेस टाइक्यून अपनी जो नजर यहाँ उत्तराखंड में गड़ाए हुए हैं, ये जो सारा जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट डेस्टिनेशन के नाम से जो ये खेल चल रहा है,
इसके पीछे दो चीजें हैं। देखिए, एक है कि यहाँ पे औने पौने दामों में भूमि की खरीद फरोख्त अब कैसे की जाए, जब से भू कानून लाना पड़ा सरकार को मजबूरी में। और दूसरी चीज, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, जैसे फूलों की घाटी, जड़ी बूटियां, इन सब का ये नाश करना चाहते हैं। अफीम की खेती, भांग की खेती, इनका कोई बागवानी की ओर। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए, अगर मेरे जपेंद्र भाई सुन रहे हैं मुझे, तो मुझे ये बता दीजिए, आपने जो कहा कि 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमने इतने एमओयू साइन कर रखे हैं, बर्मिंघम में जाके, दिल्ली में जाके, दुबई में जाके, जरा हमें उसका थोड़ा सा आप डिटेल में बताएंगे कि किस क्षेत्र में कौन सा उद्योगपति अपना पैसा लगाना चाहता है? ठीक है। क्या वो हमारे पहाड़ के हेल्थ सेक्टर को ठीक करना चाहता है? क्या वो हमारे पहाड़ के स्कूलों के हालत को ठीक करना चाहता है? जरा उनसे पूछिए। हमारे पहाड़ों में एक एक्सरे तक नहीं है। आप पौड़ी में चले जाइए, आप उत्तरकाशी के किसी भी बड़े से बड़े अस्पताल में चले जाइए, वहां अगर आपकी हड्डी टूट गई तो आपको एक्सरे तक के लिए आपको देहरादून आना पड़ेगा। और दूसरी बात, इन्होंने कहा, मैंने अलग अलग टीवी चैनलों के माध्यम से भी जब इस विषय पे बात की थी, तो उन्होंने हमें, कुछ बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम इस टाइप के हेल्थ सेक्टर में मैक्स जैसे अस्पताल खोलना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, क्या ये गांव का आदमी अफोर्ड कर सकता है मैक्स का इलाज? बताइए आप। देहरादून में एक मैक्स अस्पताल है पूरे उत्तराखंड में, लेकिन उसका क्या क्या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है और कितना वो एक्सपेंसिव है? क्या वो हमारे पहाड़ का आदमी उसको अफोर्ड कर सकता है? दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हम पहाड़ों में, हमारे पास भूमि कहाँ है? पहले तो आप ये बताइए, हमें भूमि कहाँ है हमारे पास? आपके देहरादून में भूमि बची हुई है? आपके सेलाकुई में कहीं भूमि बची हुई है? आपके विकास नगर में कहीं भूमि बची हुई है? आपके ऋषिकेश में कहीं भूमि है? अपने मैदानी क्षेत्रों में जो हमारे पास थोड़ा बहुत भूभाग जो मैदानी क्षेत्र वाला है, उधम सिंह नगर में जाके आप देखिए, कहीं पे आपके पास लैंड है? लैंड नहीं है, तो ये कहाँ आएंगे? आप खुद बताइए। यानी आपने तैयारी नहीं की है निवेशकों को यहाँ पर लेकर आने की, लेकिन उससे पहले ही बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं। ठीक है, अब जपेंद्र जी के पास जाएंगे। जपेंद्र जी के पास जाते, जपेंद्र जी आप बहुत कुछ कहना भी चाहते थे, लेकिन उसके साथ साथ मेरा सवाल भी है कि देखिए, जैसे लोग कह रहे हैं कि आपने कहा इतने 1000 करोड़ का हम एमओयू साइन कर चुके हैं, इतना बड़ा निवेश लेकर आने वाले हैं, लेकिन ये बात सच है कि एक आंकड़ा बड़ा सा सरकार लगातार देती रही, लेकिन किस सेक्टर में निवेश होगा, किस तरीके के निवेशक आ रहे हैं, किस तरीके का उद्योग स्थापित किया जाएगा, इसको लेकर विस्तृत जानकारी एक भी बार सरकार की ओर से नहीं दी गई। आखिर क्यों ये छिपाया जाता है? क्यों आखिर विपक्षियों को सवाल करने का एक मौका आपकी ओर से दिया जाता है? और दूसरी बात, ये जमीन को लेकर हम कल भी इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। विपक्षियों का लगातार कहना है कि जमीन कहां है सर? आप तो पहले ही जो उद्योग लगे थे उनका कुछ नहीं कर पाए, अब कहां से जमीन देंगे निवेशकों को? देखिए, ये इन्वेस्टर समिट की तैयारियों से 6 महीने पहले लैंड बैंक की तैयारी शुरू हो गई थी। इस पे काफी चर्चाएं भी हुई मीडिया में। तो आपके पास लैंड बैंक कहाँ है सर? उत्तराखंड में। मान्यवर बीच में नहीं टोक, वीरेन जी आप सुन लीजिए, हमने आपके सारे सवाल सुन लिए। अब हम बोल रहे हैं तो उसके बाद आप सवाल कीजिएगा। पहले आप सुनिए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब पूरे 6 महीने पहले सरकार ने लैंड बैंक को इकट्ठा करना अपना शुरू करा, और जब ये देखा कि हमारे पास पर्वतीय जनपदों में भी और मैदानी जनपदों में भी पर्याप्त लैंड बैंक है, और उस लैंड बैंक के आधार पर ही योजनाएं बनाई। अभी आपने कहा कि छुपाया कुछ नहीं जाता है। हर क्षेत्र में कोई स्पेसिफिक 2-3 फील्ड्स में तो इन्वेस्टमेंट होने नहीं जा रही है। लगभग 80 से 100 क्षेत्रों में इसमें इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। उसमें सभी कुछ है, हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, असेंबलिंग यूनिट है, इलेक्ट्रिक यूनिट है, आईटीआई सेक्टर है। तो बहुत सभी सेक्टरों के इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया गया। अब जैसे जैसे वो इन्वेस्टर्स अपना काम शुरू करेंगे तो वो बिल्कुल क्लैरिटी आती चली जाएगी जनता के सामने, मीडिया के सामने, कि किस किस क्षेत्र में क्या हो रहा है। तो उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। अभी हमारे थपलियाल जी बहुत जोर से चिल्ला कर दुहाई दे रहे थे, तो यहाँ हम आपके माध्यम से, शायद थपलियाल जी की भी जानकारी में नहीं था, तो आज आ जाएगा। हमारे साथ एक हिमाचल प्रदेश है, हमारा पर्वतीय राज्य है, और बिल्कुल उत्तराखंड के साथ उसकी सीमा लगती है, और बहुत बड़ी सीमा लगती है।
हमारा जौनसार क्षेत्र है और हिमाचल का आपका सिरमौर स्टेट आ गया, जिसे उसके पर्वतीय इलाके को सिरमौर का जिला माना जाता है और हमारा ये टिहरी जिला और देहरादून जिला माना जाता है। तो वहां पे सीसीआई राजबन में सीमेंट फैक्ट्री है, सीसीआई सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और आज से नहीं है, आज से 40-42 साल पहले से है। हिंदुस्तान की केंद्र सरकार के अधीन चलने वाली सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री है, जो कांग्रेस के शासनकाल में ही लगी, जिनकी अपनी माइनिंग है, अपना उनका सीमेंट कारखाना है, और सीसीआई का सीमेंट जो है पूरे हिंदुस्तान में जाता है। जब ये प्राइवेट सीमेंट फैक्ट्रियां नहीं हुआ करती थी, उद्योगपति सीमेंट क्षेत्र में नहीं आए थे, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स बने हैं वो सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीमेंट से ही बने हैं। और वहीं एशिया के अंदर सबसे ज्यादा मिनी सीमेंट प्लांट इसी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, पौंटा साहिब, जिसकी पूरी सीमा, बहुत लंबी सीमा, लगभग 80-90 किलोमीटर की सीमा उत्तराखंड के साथ लगती है। और पूरे एशिया के अंदर मिनी सीमेंट प्लांट जहां से कम 5000 सीमेंट के बैग रोज तैयार होते हैं, वो हिंदुस्तान में अगर कोई स्थान है तो हिमाचल प्रदेश में, सिरमौर स्टेट में, उत्तराखंड के साथ लगता हुआ जिला है। तो ये जानकारियां होगी, जहां अनवरत आज भी यमुना जी का ये किनारा उत्तराखंड है और यमुना जी का वो पार हिमाचल है, जहां आज मालूम है मैं बहुत सरकार के संरक्षण में या सिस्टमेटिक बहुत अच्छी माइनिंग हो रही है और बहुत दुनिया भर के पूरे देश के उद्योगपति वहां काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जपेन जी एक बात और थी ना कि आपने ये क्यों नहीं बताया कि इस सेक्टर में किस तरीके के कौन से उद्योग आएंगे और प्रदेश की जनता इससे कैसे लाभान्वित होगी? आपने प्रदेश के लोगों को कनेक्ट करने के लिए क्या किया? ये सवाल आपका वाजिब है, और बहुत जल्दी किस किस क्षेत्र में कितना निवेश आया, कौन कौन उसमें उद्योग लगा रहा है, और विपक्ष की संतुष्टि के लिए कि कौन सा उद्योगपति कहां से संबंधित है, किस जाति का है, किस संप्रदाय का है, यह भी विपक्ष को बता दिया जाएगा, ताकि विपक्ष के पास कोई सवाल ना बचे। विपक्ष जो चाहता है वो सब विपक्ष को बता दिया जाएगा कि भाई ये हमारे पास उद्योग आ रहे हैं, ये उद्योगपति लगा रहे हैं, ये कहां से संबंधित रखते हैं, इनके हिंदुस्तान में कितने उद्योग चल रहे हैं, इनकी जाति संप्रदाय क्या है, सब बता दिया जाएगा, ताकि विपक्ष क्या फायदा। हम जरूर इतना जरूर कहेंगे कि विपक्ष उत्तराखंड का विपक्ष है। अगर आज प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि उत्तराखंड के प्रति मेरा एक कर्ज है और मुझे उस कर्ज को आज प्रधानमंत्री पद पर बैठ के उतारने का मौका मिला है, और मैं चाहता हूं कि 25वीं वर्षगांठ से पहले ये राज्य अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और एक विकसित राज्य की शक्ल में लोगों के सामने आ जाए। युवा मुख्यमंत्री भी यही चाहते हैं। तो क्या हम सबका फर्ज नहीं बनता कि हम सब थोड़ी सी पॉजिटिविटी के साथ उस दिन का इंतजार कर लें? क्या हम नहीं चाहते कि हमारे आने वाली नस्लों के लिए एक फलता फूलता विकसित उत्तराखंड हम लोग खड़ा कर पाए? ठीक है, सवाल अपनी जगह है, विपक्ष अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, आलोचना अपनी जगह है, लेकिन सिर्फ आलोचना करने के लिए आलोचना करना और हर चीज में से राजनीति ये समझदारी नहीं है। सब आप सब हमसे उम्र में बड़े हैं। ठीक है ठीक है, आपके पास लौटेंगे। मैं वीरेंद्र जी को सुन लूं, उसके बाद सीधा मैं थपला साहब को सुनूंगी, वो कुछ कह भी रहे हैं, क्या कहेंगे विस्तार से जानेंगे। वीरेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे बीच में। हाँ, मैं जपेंद्र भाई की बात को सुन रहा था। जपेंद्र जी कह रहे हैं कि एक सिरमौर जिले के, मैं इनको पूरी जानकारी दे देता हूँ, शायद इन्हें भी उसके बारे में पता है, तो इन्होंने काफी डिटेल में बोला। शिलाई के कोमरोऊ गांव में जो आपने कहा कि सीसीआई की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री है, पर मेरे भाई आप ये बताइए हमें कि वहां के आम जनता को तो आज तक कोई रोजगार नहीं मिला, और आज की ही अखबार की ये बड़ी हेडलाइन है कि पूरे देश के हिमाचल राज्य की बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है और दूसरे नंबर सबसे कम आपके गुजरात की दिखाई गई है। तो आज के दैनिक जागरण की ही बड़ी बड़ी हेडिंग है कि हिमाचल में आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। तो रोजगार क्यों खत्म नहीं हुआ? आप हिमाचल की सरकार से पूछ के तो देखिए कि वहाँ बेरोजगारी है। वो तो 6 महीने पहले बनी है, उससे पहले तो आपसे सरकार में, पहले तो डबल इंजन की सरकार थी। से पूछ के भी तो देखिए। नहीं, आपने कहा हिमाचल में 100% रोजगार है, उद्योग धंधे हैं,
हिमाचल एक फलता फूलता राज्य है, ऐसा आप हिमाचल पे आरोप नहीं लगा सकते। आपकी दृष्टि में ऐसा होगा, लेकिन ठीक है, अभी हिमाचल पर नहीं, उत्तराखंड पर बात कर लेते हैं। उत्तराखंड पर बात रखिए। आपने कहा, मैंने कहा कि शिलाई के कोमरोव गांव में जो फैक्ट्री है, वहां के एक व्यक्ति से जाकर पूछिए, क्या उसको वहां स्वरोजगार मिला है उस फैक्ट्री से? एक व्यक्ति से जाके पूछिए आप। शिलाई के अंदर ही बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे उद्योगपति परिवार हैं स्थानीय हिमाचल के, जो वहां बड़े बड़े प्लांट लगा के बैठे हुए हैं और वहां स्थानीय लोग ही सभी काम करते हैं। अगर आपको शंका होगी तो किसी दिन हमारे पास आ जाइएगा, 2 दिन का समय निकाल के चलेंगे, आपको हिमाचल के आपको क्षेत्र का जन्म। ठीक है जपेंद्र जी आपके पास लौटेंगे इस मुद्दे पर और विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर दानिश अली बीएसपी के सांसद निलंबित किए गए हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निलंबन हुआ है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें तो बीएसपी ने दानिश अली को निलंबित कर दिया है। अमरोहा से बीएसपी के सांसद हैं दानिश अली, लेकिन अभी निलंबित किए जाने की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीएसपी सांसद दानिश अली को निलंबित किया गया और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अमरोहा से सांसद हैं, पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निलंबित किया गया है। और आपको बता दें कि लगातार वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े नजर आ रहे थे। इसी के चलते कहीं ना कहीं पार्टी की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। कई बार बीएसपी की ओर से दानिश को हिदायत भी दी गई थी, लेकिन अब ये बड़ा एक्शन लेते हुए दानिश अली को निलंबित किए जाने की बात सामने आई है। ऐसा माना जा रहा है कि इन्हीं बड़े कारणों के चलते दानिश अली को बीएसपी से निलंबित किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक पत्र जारी कर दानिश अली को निलंबित किए जाने की बात सामने आई है। अमरोहा से बीएसपी के सांसद दानिश अली को पार्टी की ओर से सस्पेंड किया गया है। लगातार वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जा रहे थे और कांग्रेस पार्टी के साथ नजर आ रहे थे। इसी के चलते कहीं ना कहीं बड़ा फैसला लेते हुए पार्टी ने उन्हें निलंबित किया है। अब देवभूमि के दंगल में वापस लौटते हैं, अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। जपेंद्र जी ने अपनी बात कही, अब थपलियाल साहब के पास जाएंगे। थपलियाल साहब, जब जपेंद्र जी बोल रहे थे उस दौरान आप बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। देखिए, उन्होंने इंडस्ट्रीज को लेकर कहा कि देखिए अगर इतना सब कुछ आया है, इतने हजारों करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं, या फिर जिन व्यवसायियों ने साइन किया है वो ऐसे ही तो नहीं साइन हो गए होंगे। व्यवसायी भी जांचता परखता है, इसके बाद एमओयू साइन करता है। क्या वो रिसोर्सेज से वाकिफ नहीं है? क्या वो जमीन से वाकिफ नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि इतना सब कुछ, इतने हजारों करोड़ के एमओयूज यूं ही साइन हो गए होंगे। मैंने पहले ही कहा था कि जो इस समय का इन्वेस्टमेंट है ये एक साजिश के तहत का इन्वेस्टमेंट है। मैं बहुत पहले तो व्यापारियों को भी साजिश के तहत संलिप्त कर लिया क्या? अब क्या है मैं बताता हूँ। 42 सादतें दी हमने इस राज्य को पाने के लिए, लखनऊ से अलग होने के लिए। हमने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र का विकास का जो फंडा है, जो समीकरण है, इक्वेशंस है, उनको नहीं आता। इसलिए हमारा विकास ये नहीं, सीमेंट फैक्ट्रियां नहीं कर सकती, ये मैरिज डेस्टिनेशन नहीं कर सकते, इनकी ऑल वेदर रोड नहीं कर सकती, जिसने हमको बर्बाद कर दिया। क्या कर सकते हैं बताइए, आप बताइए क्या कर सकते हैं? हमारा जो स्मार्ट सिटी को, देहरादून को बर्बाद कर दिया। आप ही देखिए, नाम देखिए, ऑल वेदर रोड। अब हम लोग चाह रहे थे कि हिमाचल, जिस तरह के हिमाचल के गांव हरे भरे हैं, उनके खेत खलियान आज जिंदा हैं, वही एक हमारे वीरान होते हुए जो खेत खलियान है कैसे हरा भरा किया जाए, हम चाह रहे थे। अब जपेंद्र जी एक एक कर बोलिए ना, देखिए वो बोल रहे, फिर आप बोलिएगा। अरे यहाँ ऐसे आ जाते बिना बात बीच में बोलने वाले। नहीं, मैं ये बोला बोले कि जिस तरह से परमार ने एक हिमाचल को इस तरह से एक बाढ़ की, भू कानून की ऐसी बाढ़ की कि कोई भी दरिंदा उसमें छेद नहीं कर पाता। मेरे यहाँ पे वो बाढ़ बड़ी साजिश के तौर पे खोली गई, और खोलने के बाद ऐसे उद्योगों को, जिन उद्योगों का जो कच्चा माल है वो बैन है, वो हमारे लिए बैन है। ये बोल रहा हूं मैं, जिसको सुनाई नहीं देता। मैं इनको चाह रहा था ये बोले कि हिमाचल से अडानी क्यों भागा। ये जात धर्म की बात करने लगे। अडानी का सब, यहाँ टाटा जो बहुत विश्वविख्यात हमारे देश के ईमानदार पूंजीपति, वो क्यों नहीं आए यहाँ?
उद्योगपति क्यों नहीं आए? कौन आ गए? मैं एक एक करके गिनाऊंगा जिनकी नजर हमारे प्राकृतिक संसाधनों में है। मतलब जो आदमी हिमाचल से भगाया गया है उस अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री उत्तराखंड में खोलेगा और उसके लिए कोई बैन नहीं होगा। आपने देखा कि जिस तरह से हमारे जंगल काट के यहाँ पे रोड बनाई जा रही है, हम अपने गांव में अगर रोड पहुंचाना चाहते हैं तो एक पेड़ नहीं काट सकते हम, एक पेड़। ठीक है, लेकिन इनके लिए कोई कानून नहीं है, कोई एनजीटी ठीक है। अब नहीं देखिए, है। बैन होने की बात कह रहे हैं, जपेंद्र जी कह रहे हैं कुछ बैन नहीं है। इनके लिए भी कुछ बैन नहीं है। अरे बैन क्यों नहीं है? सब जानते हैं हमारे लिए बैन है। ठीक है, अब इस पर ना वीरेंद्र जी से जान लेते हैं। वीरेंद्र जी आप बताइए, कुछ एबीसीडी पता है? देखिए ठीक है, इस बात को बहुत गहराई से समझना होगा सभी लोगों को कि देखिए ये जो अभी उद्योगपति हमारे प्रदेश में अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं, ये कोई यहाँ पे हमारा भला करने के लिए नहीं आ रहे, ये अपना प्रॉफिट कमाने के लिए आ रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, ये बात इनकी थपलियाल जी की बिल्कुल सही है, लेकिन कि इनकी नजरें हमारे संसाधनों पे है। आप लोग इसको बड़ा ध्यान से सुनिए। देखिए ये जो डेस्टिनेशन नहीं, तो इन संसाधनों का इस्तेमाल करने के एवज में इनको भी तो भुगतान करना होगा ना, ऐसा तो नहीं है। और आप कह रहे हैं कि ये आपके फायदे के लिए नहीं आ रहे हैं। अब कोई भी व्यवसायी आएगा तो उसमें वो अपना भी फायदा ढूंढेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसमें पहाड़ के लोगों को कम से कम काम मिलेगा ना। मैडम ये काम सरकार करती तब कहना था। जानकारियों के अभाव में पूरी तरह से इस डिबेट को अंगहीन बनाने का प्रयास किया है हमारे। ये सरकारें करती ये काम तब था ठीक, बाहर के नहीं आ रहे हैं क्योंकि हम उत्तराखंड के लोगों को अनदेखा क्यों किया जा रहा है? हमारे ह्यूमन रिसोर्स को अनदेखा किया जा रहा है। आपको कहीं अनदेखा नहीं किया जा रहा। एक रोड पे क्या बात कर रहे हैं? ठीक है। अब देखिए, बड़ी बात यह ना कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी नहीं है, बैन नहीं है, वो कह रहे हैं कि नहीं बैन है, ये बड़ी चीजें हैं। ठीक है, ठीक है गरिमा जी, आप जपेंद्र भाई से ये पूछिए, क्या आपकी सरकार पहाड़ों में जाके कोई इस तरीके का इन्वेस्टमेंट करवा रही है किसी उद्योगपति से कि जो हमारे अस्पतालों के जो खस्ता हालत है? ठीक है, अब देखिए इंतजार इस चीज का है कि जिस समिट की शुरुआत हो चुकी है, जिसका समापन भी हो गया, वो वाकई में प्रदेश को कितना फायदा या फिर नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। शुक्रिया आप सबको यहाँ पर आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे कि आखिर इन सभी चीजों का, इस समिट का फायदा कितना प्रदेश को होता है और क्या पहाड़ की जवानी और पानी पहाड़ में ही रहता है, ये बड़ी बात है। देवभूमि के दंगल में आज उतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।